हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया चैप्टर की जो न्यूमेरिकल्स आपको दे सकता है, और इस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स को जानते हैं कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। तो चलिए, केमिकल काइनेटिक्स मीन्स एक ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो आपको रेट बताए कि रिएक्शन की रेट क्या होगी। ठीक है ना। एक थर्मोडायनेमिक्स होती है, थर्मोडायनेमिक्स दो एक ऐसी ब्रांच है जो बताती है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन आफ्टर थर्मोडायनेमिक्स से चेक करके कि रिएक्शन होगी, उसके बाद हमें जानना हो कि रिएक्शन होगी लेकिन रिएक्शन का रेट क्या होगा, किस रेट पे रिएक्शन होगी। तो वो उसके लिए हम चैप्टर हमने दिया है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट फाइंड आउट करते हैं। तो रेट का हम फॉर्मूला भी जान लेते हैं, क्या दिया है ना। तो रेट का फॉर्मूला बेसिकली होता है रेट इज इक्वल टू, सबसे पहले तो एक रिएक्शन देखिए जिसमें रिएक्टेंट्स मिल करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसा हमेशा केमिस्ट्री की रिएक्शंस में होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री की रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्टेंट मिल करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, सपोज करिए कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल या ऐसे लिख लीजिए आर से पी बन रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हम रेट की बात करेंगे इस रिएक्शन के लिए, तो इस रिएक्शन का रेट होगा भाई रिएक्टेंट जब बनते हैं या रिएक्टेंट जब यूज़ होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स उनका अमाउंट डिक्रीज़ करता है। तो अमाउंट जब इनका डिक्रीज़ करेगा तो इनका रेट को हम कैसे लिखते हैं, डी आर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय डी टी। तो रिएक्टेंट का जो रेट है वो तो आपका होता है नेगेटिव में, ये बात याद रखिएगा। और प्रोडक्ट का जो रेट है वो डी ब्रैकेट पी बाय डी टी, ये होता है आपका पॉजिटिव। तो ये फॉर्मूला आप बहुत यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले में एक चीज़ याद रखने की है कि सपोज करो हम उस चीज़ पे आ ही जाते हैं कि मान लीजिए हेवर्स प्रोसेस है। ठीक है, हेवर्स प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया फॉर्मेशन होता है, N2+3H2 गिव्स 2NH3। ये चीज़ होती है हेवर्स प्रोसेस में। अच्छा जी, तो इसमें क्या देखते हैं हम, इस रिएक्शन का रेट हमें जानना है। डायरेक्ट हम पॉइंट पे ही आ गए। तो रेट जानने के लिए N2 क्या है, रिएक्टेंट है, तो नेगेटिव रिएक्टेंट है, नेगेटिव होता है DN2 डिवाइडेड बाय DT। ठीक है, अब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो याद रखने की है। अब यहाँ N2 में तो 1 एक ही वो था, लेकिन जो 3H2 है यहाँ पर ये 3 आ गए इनका मोल। ठीक है, या मॉलिक्यूल्स जो भी। तो 3 जो है ना ये नीचे आता है हमेशा, DT के साथ आएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो DH2 डिवाइडेड बाय 3DT, इस तरीके से होगा ये, समझ गए। या 1/3 DH2/DT ऐसे कह सकते हो, वो तो एक ही चीज़ है ना। क्या हुआ, ये नेगेटिव, ये मत भूल जाना नेगेटिव लगाना। ठीक है जी। अच्छा, प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। इसका तो पता ही लग गया होगा, DNH3 डिवाइडेड बाय DT, और नीचे आ गया 2, 1/2 लिख दो या 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन का हमने रेट कैसे लिखते हैं या निकालते हैं, हमने ये चीज़ जान ली है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा ज़रूर। अच्छा जी, तो ये जो हमने निकाला ना, ये जो हम बात करते हैं, ये हमने निकाला इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर इंस्टेंटेनियस रेट। अच्छा, लेकिन बात करें एवरेज रेट की, एवरेज रेट कैसे निकालें। एवरेज रेट में बस इतना हो जाएगा, जो डी यूज़ करते हैं ना, ये तो हम यूज़ करते हैं एक स्मॉल अमाउंट के लिए। ठीक है, लेकिन जब हम डेल यूज़ करते हैं वो करते हैं बिग अमाउंट। तो एवरेज रेट ये तो था क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट।
और ये क्या था नीचे वाला, आप एवरेज रेट निकालोगे तो ये क्या निकलेगा आपका, एवरेज रेट निकलेगा। तो इसमें बस आपको डी की जगह डेल पुट कर देना है, नेगेटिव डेल N2 बाई डी टी, नेगेटिव डेल H2 बाय 3dt इज इक्वल टू पॉजिटिव डेल NH3 बाय 2dt। ठीक है, अच्छा जी, आपने निकाल लिया एवरेज रेट। अच्छा जी, इसके बाद आप क्या देखते हो, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का जो रेट है उस चीज़ को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। फैक्टर से पहले एक छोटी सी चीज़ जान लीजिए, यूनिट। यूनिट हमारा बहुत ज़रूरी होता है देखना। तो यूनिट जो होती है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की, वो बेसिक सी है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, या कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। ठीक है, जो भी चीज़ डिनोमिनेटर होगी ऊपर जाके -1 पावर हो जाएगी उसकी। ठीक है, और अगर यहाँ ऐसा होता कि x अपॉन वाई स्क्वायर है तो ये x y की पावर -2, x अपॉन वाई क्यूब है तो ये x y की पावर -3। ये इस तरीके से भी देख लेते हैं हम, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी। जो भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स आती हैं हम वो भी बताएंगे किस तरीके से हम लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, और चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये यूनिट याद रखिए। कंसंट्रेशन की जान लीजिए, मोल पर लीटर ये कंसंट्रेशन की होती है, और टाइम की होती है सेकंड इनवर्स। ये यूनिट होती है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की। अच्छा, ठीक है, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जो आई थिंक वो है रेट ऑफ रिएक्शन, मीन्स रेट कांस्टेंट जो होता है किसी भी रिएक्शन का, उसकी यूनिट क्या होती है विद रेस्पेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। वो वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे ज़ीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर से किसी भी ऑर्डर की आप यूनिट निकाल सकते हो रेट कांस्टेंट की। ठीक है, तो चलिए फटाफट से फैक्टर्स आते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। सबसे पहले बात करें कंसंट्रेशन को। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन तेज़ होगी। तो हम नोट करते हैं भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ। जो चीज़ नोट करने की होगी वो डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पर दिखेगी आपको, और आपके नोट्स में अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे तो, और जो चीज़ नोट करने की नहीं होगी या जो लेस इम्पॉर्टेंट होगी वो मैं ऐसे ही आपको डिक्टेट कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन अगर आपका ज़्यादा है, किसका, रिएक्टेंट का, तो रिएक्शन का जो रेट है वो भी ज़्यादा हो। भाई जितनी चीज़ें आप डाल रहे हो रिएक्टेंट में, ये रिएक्टेंट जितना ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ भी तो बढ़ेगा ना, जल्दी से होगी रिएक्शंस जितनी आप चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, रॉ मटेरियल। ठीक है, बात करें दूसरे उसकी फैक्टर की, दूसरा है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग गैसियस रिएक्टेंट्स आर फास्टर देन रिएक्शंस कंटेनिंग सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट पर भी डिपेंड करेगा। फिजिकल स्टेट क्या है रिएक्टेंट की, तो गैसियस अगर है तो रेट ज़्यादा होगा, गैसियस रिएक्टेंट का रेट जो है वो ज़्यादा होगा और सॉलिड लिक्विड का कम होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम बात करें, थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ये चीज़ें मैं अपने नोट से आपको डिस्कस करवा रहा हूँ, बिकॉज इट्स नॉट एनी, आई डोंट हैव एनी टीचिंग एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दीज नोट्स। व्हेनेवर आई एम एबल टू टीच विथ फुल कैपेसिटी और एबिलिटी, देन आई विल टीच यू विदाउट नोट्स। ठीक है, तो ये ज़्यादा अंग्रेजी नहीं ठीक नहीं होती, भारतवादी हैं तो हिंदी बोलना सही रहेगा। ठीक है, तो भाई तीसरी चीज़ है टेम्परेचर। टेम्परेचर में हाँ जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए बस।
आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं ऐसे नोट्स देख रहा हूँ या हाथ में पकड़ के ऐसे देख, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो टेम्परेचर पर आते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ऑलमोस्ट डबल विद 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, अगर 10 डिग्री तापमान को आप बढ़ा दो, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन, ठीक है, एक ही चेंज तो ये होता है ना, बाय 10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया तो रेट क्या होगा, रेट हो जाएगा आपका टू टाइम्स। दूसरे भी यही देखते हैं, 10 डिग्री अगर ये बढ़ा दोगे तो आपका रेट कांस्टेंट होती है एक चीज़ जो अभी हम पढ़ेंगे रेट लॉ में, रेट कांस्टेंट जो है आपका वो भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन आया है बेसिकली। तो रेट भी 2 टाइम्स हो जाएगा और रेट कांस्टेंट भी 2 टाइम्स हो जाएगा। याद रखिएगा, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन क्या होता है, ओनली ऑन टेम्परेचर, वो कंफ्यूजन मैं आगे डिस्कस करूँगा। ये सिर्फ रेट कांस्टेंट जो है डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। अच्छा, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। 3 फैक्टर्स हैं अभी तो, या चौथा भी लिख ही देते हैं साइड में। चौथा है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट अगर है तो ये तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। कोई कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाना, ऑब्वियसली, ठीक है। बात करें सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, अगर किसी रिएक्शन में सॉलिड रिएक्टेंट है या कैटलिस्ट है तो ग्रेटर सरफेस एरिया है। अच्छा जी, तो कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्टेंट को अपने सरफेस पर जगह देना और प्रोडक्ट में चेंज करना। अच्छा जी, एक प्लेटफॉर्म देना बेसिकली रिएक्टेंट को, ठीक है। वो एक्टिव साइट्स वगैरह, प्रोस्थेटिक साइड, ये सब बाद में देखेंगे। बेसिकली अभी तो आपको ये जानना है कि एंजाइम का काम क्या है, बेसिक सा, वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करना अपने सरफेस प्रोवाइड कर। अच्छा जी, तो जितना ज़्यादा एरिया होगा सॉलिड कैटलिस्ट का, सरफेस एरिया होगा, उतनी ही तेज़ी से वो रिएक्शन होगी, ठीक है। ये भी बात हमें कैटलिस्ट में कवर हो गई। और बातें क्या है भाई, प्रेजेंस ऑफ लाइट अगर ज़्यादा होगी तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं लाइट में। अच्छा जी, कोई बात नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है। फोर्थ पॉइंट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी अगर किसी रिएक्शन की कम है, जो कि कैटलिस्ट का काम ही यही होता है कि उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, तो अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ये क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे एंड में चैप्टर के। लेकिन आप अभी यही याद रखिए, अगर ये कम है तो रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होगा, स्लो होगा या फास्ट होगा। रिएक्शन का रेट क्या होगा, स्लो या फास्ट, बताइए। स्लो, ये कम है तो रिएक्शन का रेट स्लो होगा, जो कि गलत है, क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। रिएक्शन रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चौथा हो गया एक्टिवेशन एनर्जी का। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ या फिर रेट कांस्टेंट की, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन की। किस तरीके से रेट को आप एक्सप्रेस करते हो।
बेसिकली अब तक आपने क्या सीखा? बेसिकली आपने अब तक ये सीखा कि रेट किस चीज़ पर डिपेंड करता है? रेट अल्टीमेटली डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है? हाँ, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है उस चीज़ पर डिपेंड करता है। रिएक्टेंट अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो ज़्यादा होगा रेट, कम अमाउंट में है तो रेट कम होगा। अच्छा जी, इस कंसंट्रेशन को जैसे आप एक रिएक्शन देखो बेसिक सी, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। इस रिएक्शन में आपको रेट निकालना है इस रिएक्शन का। तो रेट आप जैसे निकालोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। ए और ये बी। एक चीज़ क्या मिसिंग है यहाँ? एक चीज़ मिसिंग है, हाँ, ये एक नया वे है। एक तो हमने पढ़ा था वो वाला, ये वाला, एक हम ये पढ़ने जा रहे हैं, इसे रेट लॉ कहते हैं। ठीक है, ये मिसिंग है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। वहाँ डिनोमिनेटर में लगाए थे, यहाँ लगाएंगे हम पावर में। तो ये हो गया। अब जब भी दुनिया में कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दिखे तो इसका मतलब भैया वहाँ कुछ ना कुछ कांस्टेंट ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसका आप कहते हो के, दैट इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हट गया और एक कांस्टेंट आ गया के ए बी बी। अच्छा जी, ये कांस्टेंट आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब आप देखते हो एक मिस्टेक देखते हो कभी कभार। हमने लिख तो दिया कि ये ए है ये बी है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो यहाँ पे इनकी पावर हो वो इन्हीं के इक्वल हो। इन्हें कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ज़रूरी नहीं कि ये ए और बी हमेशा ये यही हो स्टोइचियोमेट्रिक। यहाँ हम इसीलिए एक्स और वाई लिखना बेटर वो करेंगे। पहले मैंने क्यों लिखवाया? क्योंकि बच्चे मिस्टेक यही करते हैं, पहले मिस्टेक कराओ एंड देन फिर सही करो। दैट इज़ द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं डायरेक्ट एक्स वाई लिख देता तो आपको ये फील नहीं आ पाता। ठीक है, तो ये एक्स और वाई हो सकते हैं में इक्वल टू ए एंड बी। अब वो कोइंसिडेंस होगा कि इक्वल हो गए, है ना, वो कुछ भी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। और इसी चीज़ को आप कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्स प्लस वाई का जो सम आएगा, सपोज करो जो भी है, तो वो कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किस ऑर्डर की है? बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये एक्सपेरिमेंटली ही डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करते हैं। ऑर्डर आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 और फ्रैक्शन कुछ भी। ठीक है, बट नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, होल नंबर होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करें कि भाई ये पढ़ लिया हमने, रेट कांस्टेंट पढ़ लिया। एक मैंने एक चीज़ ड्यू रखी थी कि रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले, तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूजन क्या करते हैं, वो मैथमेटिक्स लगा देते हैं कि भाई ये रेट इज इक्वल टू ये, तो रेट बढ़ाओगे तो के भी बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो के घटना चाहिए क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट जो है ना आपका, वो पर्टिकुलरली अलग से चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
लेकिन कांस्टेंट जो है एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइन किया होगा साइंटिस्ट ने, वो ये पाया कि के जो है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अच्छा, इसमें नेक्स्ट चीज़ हम बताएंगे, ऑर्डर्स हम देख चुके कि ऑर्डर जो है, जो कंसंट्रेशन की जो पावर्स होती हैं, ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, इसकी जो पावर होगी उनका सम ऑर्डर हो कहलाता है, ठीक है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन में। अच्छा, इसके बाद x+y देते हैं, जो भी सम होगा वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। अच्छा जी, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कुछ रिएक्शंस जो डिफरेंट ऑर्डर्स की हैं, ठीक है। इस पे मैं सोच रहा हूँ आपको एक अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूँ, क्योंकि रिएक्शंस लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम यहाँ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ हम फॉलो कर रहे हैं। एक चैप्टर आपको एटलीस्ट 1 आवर के अंदर या 1.5 आवर के अंदर कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है। कोई ज़्यादा ही लेंदी हो गया उसकी बात अलग है, जैसे सॉल्यूशंस आई थिंक वो 1 आवर 34 मिनट्स का हो गया था, बट हम चैप्टर्स जल्दी फिनिश करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अलग अलग ऑर्डर्स की उस पर भी वीडियो है, मैंने शुरू में ही कहा था, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ जान लीजिए कि 2 तरीके की रिएक्शंस होती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है? अच्छा, एक जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो कभी भी आपको असली में ये नहीं बताती कि कैसे रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, अगर वो 1 स्टेप में ना हो रही है, ठीक है। द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन 1 स्टेप, ऐसी रिएक्शंस जिसमें सिर्फ एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, उन रिएक्शंस को आप कहते हो एलिमेंट्री रिएक्शंस। इसे नोट कर लीजिए, ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, उन रिएक्शंस को आप कहते हो एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो डायरेक्टली हम लिखते हैं नोट्स पर्पस से सिंगल स्टेप रिएक्शंस। ज़्यादा नोट्स को लेंथी नहीं बनाना चाहिए, बस एक आइडिया, नोट्स का मतलब होता है एक आइडिया हो जाए आपको कि क्या चीज़ हमें देखनी है, क्या चीज़ हमें याद आ जाती है ये चीज़ देख के कि भाई सिंगल स्टेप, बाकी तो खुद याद हो जाएगा। अब ये थोड़ी लिखना चाहिए द रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी एग्ज़ाम के एंड में, जब नोट्स जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा लेंथी बना लेगा ना, उसे कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई अब रिवाइज़ क्या करूँ। एग्ज़ाम से 5 दिन पहले या 4 दिन पहले वही चीज़ काम आती है, जो एक प्रिसाइज नोट्स निकल के आते हैं ना कि अच्छा इसका ये था, इसका ये था, ये चीज़, ठीक है। दूसरी बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, जब मल्टीपल स्टेप हो, ऑब्वियसली जब सीक्वेंस हो रिएक्शंस का, रेट उसका, स्टेप्स का, या ये कह सकते हैं जब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस हो जाएं, बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस हो जाएं, उस चीज़ को आप कहते हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अल्टीमेटली तो ये मतलब हुआ ना, सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन ये अब बहुत सारी जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है वो जो एक साथ हो जाए तो उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहोगे। अच्छा जी, ठीक है, ये चीज़ आपने छोटी सी जान ली। ठीक, इसके बाद बात करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी की। मॉलिक्यूलैरिटी के लिए ये चीज़ समझनी ज़रूरी थी, इसलिए हमने ये चीज़ आपको बता दी। अब देखते हैं मॉलिक्यूलैरिटी, ये ऑर्डर से डिफरेंट है। कई बार बच्चे इसको ऑर्डर से ही कंपेयर कर लेते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी क्या कहती है कि जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है ना, चाहे वो एटम्स हो, चाहे आयंस हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, वो जो भी रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्ट ले रही हैं और उन्हें साइमल्टेनियसली कोलाइड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो बेसिकली द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज या एटम या आयन या मॉलिक्यूल, ठीक है, वही कहलाती है मॉलिक्यूलैरिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, 3 तरीके की होती है मॉलिक्यूलैरिटी, देख लीजिए आप पहले। क्यूलैरिटी,
नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, वो कुछ भी हो सकती है, रिएक्टिंग स्पीसीज वेदर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूलरिटी, ये हो सकता है यूनी, बाय, ट्राई, यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर और ट्राईमॉलिक्यूलर। तीनों उसका एग्जांपल देखते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर का क्या एग्जांपल है? यूनिमॉलिक्यूलर का है NH4 NO2 gives N2 plus 2H2O। अच्छा जी, दूसरी चीज़ है आपकी बायोमॉलिक्यूलर। बायोमॉलिक्यूलर का एग्जांपल है 2HI प्लस H2 प्लस I2। 2HI gives H2 प्लस I2। और ट्राईमॉलिक्यूलर का क्या आप देखते हो, 2NO प्लस O2 gives 2NO2। 2NO प्लस O2 gives 2NO2। ये रिएक्शंस आपने ट्राईमॉलिक्यूलर का देख लिया, तो ये सीरीज से आप रिएक्शन देख रहे हो। यूनिमॉलिक्यूलर यानी कि एक रिएक्टिंग स्पीसीज, बायमॉलिक्यूलर दो रिएक्टिंग स्पीसीज, ट्राईमॉलिक्यूलर दो और एक, तीन रिएक्टिंग स्पीसीज। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज ज़्यादा, मॉलिक्यूल्स, यहाँ तो मॉलिक्यूल्स की बात करें, लेकिन एटम आए होंगे तब भी हम यही बात करेंगे। अच्छा, 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल की टेट्रामॉलिक्यूलर, उसकी थोड़ा रेयर केस हो जाता है, ठीक है ना, उसकी पॉसिबिलिटी एक साथ कोलाइड करना वो पॉसिबल थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। हेंस रिएक्शन जो मॉलिक्यूलर 3 वो बहुत ही रेयर है और स्लो है, स्लो रिएक्शंस होती हैं ये, ठीक है। अब बात किस चीज़ की करें, आप बात करें ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में कंपैरिजन की। तो ऑर्डर तो है एक एक्सपेरिमेंटली क्वांटिटी, उसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते पेन पेपर से। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली एडिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। जो भी स्लोएस्ट स्टेप में, ये एक चीज़ और इंक्लूड कर लीजिए है, एट स्लोएस्ट स्टेप। ये सारे स्लोएस्ट स्टेप्स ही हैं। स्लोएस्ट स्टेप को ही किसी भी रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आप कहते हो। रेट, जो रेट को डिटरमाइन किए, मीन्स आपके पास चार लोगों की रेस है, 4 लोगों की रेस है, ठीक है। अच्छा जी, जो होता है ओलंपिक्स में, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, एक साथ 4 लोग दौड़, रिले कहते हैं आई थिंक। तो उसमें रेट कौन डिसाइड करेगा पूरी टीम का? मान लो इंडिया से 4 बंदे गए, तो इंडिया के लिए रेट डिसाइडर कौन होगा? क्या वो होगा जो सबसे तेज दौड़ेगा या जो सबसे धीरे दौड़ेगा? जो सबसे धीरे दौड़ेगा। सबसे तेज वाला रेट डिसाइडर हो ही नहीं सकता। मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं, है ना, अब उन्हें खेलने जाना है। अब एक तो सो रहा है, पहला स्टेप क्या होगा, बेड से उठना। अब एक तो सो रहा है स्टूडेंट, ठीक है, और दूसरा अपना टारगेट, एक का टारगेट थोड़ा ज़्यादा है, एक का टारगेट थोड़ा कम है। तो जिसका टारगेट ज़्यादा है वो जल्दी उठ गया बेड से, जिसका टारगेट कम था वो सोता रह गया। तो रेट किस चीज़ ने डिसाइड किया? टारगेट कंप्लीट करना तो यहाँ हम सेकंड स्टेप को कह रहे हैं, और बेड से उठने को आप कह रहे हो, सो के उठने को कह रहे हो फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा? रेट डिटरमाइनिंग तो वही होगा ना कि भाई बेड से पहले कौन उठा। रिएक्शन में इनिशिएट किसने सबसे पहले किया है ना, भले ही स्लो रहा हो। मान लो उसका टारगेट उसने धीरे धीरे कंप्लीट करा, लेकिन वो उससे 1 घंटा पहले उठ गया बेड से, तो रेट तो उसने डिसाइड कर दिया ना, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। ये एग्जांपल मैंने बहुत ही रेस्पेक्टेबल टीचर से सुना था, आप लोग जानते होंगे, उनका नाम मैं यहाँ लूँगा नहीं, आपको पता चल गया है, क्योंकि अगर नाम ले लिया तो फ़ायदा नहीं फिर को कुछ उनके उसका, ठीक है। तो भाई
ये चीज़ आप जान चुके हैं, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वही स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अच्छा, मॉलिक्यूलैरिटी भी जान चुके। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में और देख लीजिए, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा होल नंबर में होगी। ऑर्डर एप्लीकेबल है एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर, लेकिन जो आपकी मॉलिक्यूलैरिटी है ये एप्लीकेबल है सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस पर। आपका जो ऑर्डर है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो है स्लोएस्ट स्टेप बताता है, और मॉलिक्यूलैरिटी में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी हैज़ नो सिग्निफिकेंस। अच्छा, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी में इन्होंने बता दिया, जो कि स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि भाई मॉलिक्यूलैरिटी में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। तो भाई यही गलती आप लोग करते हैं, इसीलिए मैंने करवाई। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। ये चीज़ जो लिखवाई गई थी ये ऑर्डर के लिए वैलिड है। अच्छा जी, ये बीच बीच में पता नहीं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को। हाँ अब सही है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी ज़्यादा जो मैंने बताई, जस्ट अ कंपैरिजन बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, नोट कर लीजिए इसे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की। इसमें इंटीग्रेशन तो हम करेंगे नहीं, वो बोर्ड लेवल की चीज़ें हैं, हम यहाँ डायरेक्ट इक्वेशंस देखेंगे। इंटीग्रेटेड रेट है ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, ठीक है। सबसे पहले आप बात करो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन अगर आप देखो तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा आपका के आर की पावर ज़ीरो, रिएक्टेंट की पावर ज़ीरो, क्योंकि भाई ज़ीरो ऑर्डर है, और रिएक्टेंट की जो पावर होती है उसका समी तो आप ऑर्डर कहते हो। मान लो एक रिएक्टेंट है किसी रिएक्शन में, उसकी पावर ज़ीरो हो गई तो ज़ीरो ऑर्डर है, ठीक है। तो अब देखते हो आप इसकी इक्वेशन में डायरेक्टली हम इक्वेशन निकाल लें, इंटीग्रेट कर करके इसे जो भी इक्वेशन आई वो आती है हमारी k इज इक्वल टू या के टी इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट, या फिर गलती कर दी, इनिशियल तो ज़्यादा होगी, आर नॉट माइनस आर टी। आर टी वो कंसंट्रेशन है जो एट टाइम टी पर होगी, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। कि आपका रेट कांस्टेंट है, आपको पता ही है, और टाइम वो टाइम है जब आपको टाइम निकालना है जिस रिएक्शन पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी हो गई। अच्छा जी, तो ये आपकी आती है ज़ीरो ऑर्डर रेट की इक्वेशन। अच्छा, इसका स्लोप निकालें, आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। स्लोप हम निकालने हैं आर टी वर्सेस टी का, इस तरीके से आर डी वर्सेस टी का स्लोप आप निकालते हो तो स्लोप आएगा आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन यहाँ ये क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y पे क्या है आर टी, एक्स पर क्या है टी, ये स्लोप हो गया, m को स्लोप कहते हो, तो नेगेटिव कुछ इस तरीके से आएगा आपका, ये ऐसे, ठीक है। ये आपका स्लोप आ गया। स्लोप क्या है, स्लोप है आपका
माइनस के, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्लोप आपका माइनस के आता है। ये नोट कर लीजिए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इसमें इतना ही काफ़ी है। थोड़ी सी चीज़ और देख लीजिएगा, जो टी हाफ है ये इसे बाद में देखेंगे, पहले ज़ीरो ऑर्डर के लिए एक क्वेश्चन होगा। अच्छा, दूसरी बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट इक्वेशन जो निकल के आती है वो आती है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन निकल के आती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। इसमें स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकालोगे? आर टी वर्सेस टी में। तो आर टी वर्सेस टी में अगर आप स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा? इसमें स्लोप आता है माइनस के अपॉन 2.303। डायरेक्टली अगर आप देखो आर टी, यहाँ पहली बात तो आर टी होगा या लॉग आर टी होगा? मेरे हिसाब से तो लॉग आर टी होगा। तो लॉग आर टी वर्सेस टी में ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। और स्लोप इसका जगह डायरेक्ट आप लर्न कर लीजिए, माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303। अच्छा जी, इसके बाद आप क्या देखते हो? इसके बाद आप देखते हो आर टी वर्सेस टी में। भाई हमने तो लॉग आर टी का देखा है, आर टी वर्सेस टी का ही बताएं। आर टी वर्सेस टी का आपको ग्राफ देखने को मिलता है, इसमें स्लोप के पूछते नहीं है, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है। आर टी वर्सेस टी ये आपका आता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लॉग बेस 10 आर नॉट बाय आर टी का देखिए, लॉग बेस 10 आर नॉट बाय आर टी का स्लोप भी के अपॉन 2.303 आता है नेगेटिव में। और ग्राफ इसका थोड़ा अलग है, लॉग बेस 10 आर नॉट बाय आर टी, इसका ग्राफ आता है ऐसे, और स्लोप वही माइनस के अपॉन 2.303। ये तीन ग्राफ्स आप देख लीजिएगा, तीनों ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कैसा किस तरीके का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो ये बात करी हमने फर्स्ट ऑर्डर की। इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज़ की? इसके बाद हम बात करते हैं हाफ लाइफ रिएक्शन की। तो हाफ लाइफ से आप क्या समझते हो, इसे नोट कर लीजिएगा 1 2 3। हाफ लाइफ से आप क्या समझते हो? हाफ लाइफ वो लाइफ है जब भी किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 50% हो जाए या फिर कोई प्रोडक्ट 50% बन जाए, उस कंसंट्रेशन को आप हाफ लाइफ रिएक्शन कहते हो। या उस टाइम को, जिस टाइम पर हाफ हो जाए रिएक्शन का रेट, हाफ हो जाए, है ना, या कंसंट्रेशन हाफ हो जाए रिएक्टेंट की, या रिएक्टेंट 50% कंज्यूम हो जाए, कुछ भी कह सकते हो। तो ये हाफ लाइफ हो गई। अब ये हाफ लाइफ जो है इसका आप देखते हो जनरल फार्मूला जो निकल के आएगा, जनरल फार्मूला हाफ लाइफ का होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के। ठीक है, ये आप पढ़ते हो, इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। आप देखते हो डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर किस तरीके से डिपेंड करती है, इस चीज़ पे क्वेश्चन आते हैं, है ना, डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए। सबसे पहले देखो ज़ीरो ऑर्डर के लिए। ज़ीरो ऑर्डर के केस में जो आपकी हाफ लाइफ है वो डिपेंड करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन।
ज़ीरो ऑर्डर के केस में। बात करो फर्स्ट ऑर्डर के केस में, टी हाफ जो है ये आर की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। ये आर नॉट तो इनिशियल है और ये पावर 0 मतलब ये 1 होगी पावर, ये 0 हो गई, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का ही फॉर्मूला है जो आप यूज़ करते हो काफ़ी बारी। ज़ीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है, ज़ीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ होती है टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट डिवाइडेड बाय 2k। यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसी चीज़ से तो आया, ज़ीरो ऑर्डर की ये है और फर्स्ट ऑर्डर की ये है। अच्छा जी, बात करें सेकंड ऑर्डर की। सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पावर 1 के ही। टी हाफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के, पावर 1 ही है इसकी। एक थर्ड ऑर्डर भी देख लीजिए भाई, जब नहीं देख रहे हो तो। लास्ट थर्ड ऑर्डर भी अगर आप बात करो तो टी हाफ होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने देख ली किस तरीके से हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। अच्छा जी, इसके बाद क्या देखते हो आप? इसके बाद आप देखते हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना बचेगा एन हाफ लाइफ के बाद, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना बचेगा एन हाफ लाइफ के बाद, इसे नोट कर लीजिए 1 2 3। एन हाफ लाइफ्स हो चुकी हैं किसी भी रिएक्शन में, और सब्सटेंस कितना बचेगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ्स। इसका फॉर्मूला जो आप देखते हो, इसका फॉर्मूला आता है आर नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर। इतना सब्सटेंस बचेगा एन हाफ लाइफ्स के बाद। मान लो 2 हाफ लाइफ्स हुई हैं तो कितना सब्सटेंस हो जाएगा, आर नॉट 2 की पावर 2। इसका मतलब है एन का मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ये तो पता ही चल गया होगा। अच्छा जी, 2 की पावर 2 हो जाएगा ये, यानी कि आर नॉट बाय 4। ये जो कंसंट्रेशन है सब्सटेंस की वो 1/4 हो जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन की, ठीक है जी। ये भी चीज़ समझ आ गई हमें। अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कुछ, इन्हें भी देख लीजिएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें तो T3/4 या T75%, भाई T50 तो पता है हमें, T3/4 कितना होता है, ट्वाइस ऑफ टी हाफ। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये। या 3, इसे आप क्या कह सकते हो, 375%। दूसरी चीज़ है ये T87.5% कितना होगा, ये क्या हो जाता है 3T हाफ के इक्वल। इससे अगला देखो 393.75%, T93.75%, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4T हाफ के इक्वल। और एक लास्ट चीज़ आप देखते हो 3 कह रहा हूँ, T96.89%, 5T हाफ। और लास्ट एक देख लीजिएगा T99.9%, इसका तो बोर्ड में क्वेश्चन भी आया हुआ है, 10T हाफ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप नोट करने लायक, नोट कर लीजिएगा, पूछ सकते हैं। इसके बाद क्या देखें हम, इसके बाद थोड़ा हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है, जो हमारा छूट गया था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस उसका थोड़ा ग्राफ देख लीजिए या ऐसे ही याद कर लीजिए। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ या स्लोप जो आता है, सेकंड यहीं लिख देता हूँ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो स्लोप है
वो माइनस क्या आता है, बस इसे अलग से वहीं पे पॉइंट लिख लिया जहाँ हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के ग्राफ्स देखे। इसके बाद आता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आइए जानते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बेसिकली नॉट फर्स्ट ऑर्डर but becomes under certain conditions, but becomes first order under certain conditions. इसके एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी हैं, एग्जांपल्स पूछ लेते हैं। पहला एग्जांपल है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट और दूसरा एग्जांपल है एसिड कैटेलाइज्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। पहला क्या है? एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट और दूसरा एग्जाम्पल है एसिड कैटेलाइज्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। एसिड कैटेलाइज्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये दो एग्जांपल्स आप देखते हो इसमें। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, नोट कर लीजिएगा। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद आपको किस चीज़ की बात करनी है? अब आपको बात करनी है थोड़ा सा टेम्परेचर डिपेंडेंस की। किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, आई थिंक ये चैप्टर भी 1 आवर के ऊपर ही जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो आप देखते हो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 10 डिग्री राइज अगर टेम्परेचर को हम करें तो आपकी रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा और रेट कांस्टेंट भी डबल हो जाएगा। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, इसमें एक इक्वेशन आती है अरहेनियस इक्वेशन, ARRHENIUS, अरहेनियस इक्वेशन। अरहेनियस इक्वेशन हमसे क्या कहती है? अरहेनियस इक्वेशन हमसे कहती है कि K इज इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT। K जो है वो आपका इक्वल है AE माइनस EA अपॉन RT के। ये चीज़ आपसे कहती है अरहेनियस इक्वेशन, जहाँ पर माइनस EA अपॉन RT क्या है? E की पावर माइनस EA अपॉन RT क्या है? बोल्ट्जमैन फैक्टर है और A क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। तो A तो है आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और ये चीज़ जो है, सॉरी ये चीज़, ये आपका बोल्ट्जमैन फैक्टर। अच्छा जी, ये बोल्ट्जमैन फैक्टर हो गया आपका। ठीक है, ए को आप और नामों से भी जानते हो, इसे आप अरहेनियस फैक्टर भी कह सकते हो या फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह सकते हो। अरहेनियस फैक्टर भी कह सकते हो या फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह सकते हो। अच्छा, इसे ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और काम की चीज़ क्या आई है हमारे पास? हमारे पास फिर आती है क्या? एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि हमने स्टार्टिंग में एक टॉपिक छोड़ दिया था, एक्टिवेशन एनर्जी। छोटी सी डेफिनेशन है, देख लीजिए कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट स्लो नहीं फास्ट होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होती है किसी भी रिएक्टेंट को टू चेंज इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी
वो होगी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो जिस रिएक्टेंट को जितनी कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी वही तो रिएक्टेंट अच्छा होगा भाई, या वही तो रिएक्शन आपकी तेज़ होगी। भाई दो रिएक्टेंट का कंपैरिजन करें, एक को तो हम ज़रा सी एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से उछल के पड़ रहा है, और एक को आप दे रहे हो बहुत ज़्यादा, तब जाके वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ। तो रिएक्टेंट कौन सा अच्छा है, या कौन सी रिएक्शन ऐसी होगी जिसमें रेट ज़्यादा होगा? भाई रेट ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा होगा जिसमें रिएक्टेंट अच्छा है। और रिएक्टेंट कौन सा अच्छा होगा? जो आपकी कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी में रिएक्शन को प्रोडक्ट में चेंज कर दे रिएक्टेंट को, ठीक है, खुद को, अपने आप को। तो इसीलिए कहते हैं कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो आपका रिएक्शन तेज़ होगी, रिएक्टेंट जल्दी चेंज होगा प्रोडक्ट में, ठीक है ना। और इसका काम कौन करता है? इसका काम करता है कैटलिस्ट या एंजाइम, बायो कैटलिस्ट्स। ये आपकी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, मीन्स कम से कम एनर्जी में रिएक्टेंट का काम हो जाए और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, ऐसा पॉसिबल कर देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप बात करें किस चीज़ की? इसके बाद हम बात करते हैं अर्हेनियस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करने की। अर्हेनियस इक्वेशन को मॉडिफाई करके एक इक्वेशन आती है जिस पे बहुत से न्यूमेरिकल्स आपके पूछ लिए जाते हैं, और वो इक्वेशन है क्या? log k2 डिवाइडेड बाई k1 इज इक्वल टू नेगेटिव EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। वो ये रिएक्शन है। ये नेगेटिव यहाँ पे नहीं होगा, वो मैं उस फॉर्म में ले गया दूसरी में। नेगेटिव कब होगा वो भी जान लीजिए। log k2 बाई k1 नेगेटिव EA अपॉन RT। आप कह दोगे ये सर तो टरका रहे हैं, लो नेगेटिव भी देख लो, 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ये नेगेटिव होगा, कुछ भी एक ही चीज़ है भाई, बस इसमें थोड़ा चेंज, अंदर वो कर दोगे तो बाहर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखते हो क्या? इसके बाद आप देखते हो इसका ग्राफ या स्लोप। तो अगर इसके स्लोप की बात करें, यहीं देखें, इसका स्लोप की बात करें हम, तो किस चीज़ में ग्राफ देखोगे पहले तो ये बताओ। log बेस 10 k में और 1/t में। तो log बेस 10 k में और 1/t में आपको ग्राफ देखना है। यह log बेस 10 k को हम ये मान लेंगे, और 1/t में ये ग्राफ देखना हमें। तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से आता है, इस तरीके से ग्राफ आएगा। तो इसमें स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा इसमें माइनस EA अपॉन 2.303 R। इसमें ये स्लोप होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ log A होगा जो कि एज ए इंटरसेप्ट वर्क करेगा, ठीक है। log A हो गया इंटरसेप्ट, और आपका ये स्लोप हो गया। अच्छा जी, इसके बाद क्या देखते हो आप? इसके बाद आप देखते हो कैटलिस्ट का इफेक्ट किसी भी रिएक्शन के रेट पर। कैटलिस्ट अपना क्या इफेक्ट डालता है रिएक्शन के रेट पर, आइए देखते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन में बिना कंज्यूम हुए रिएक्शन के रेट को आप इंक्रीज कर दें। डिक्रीज भी कर सकता है, पॉइजन हो सकते हैं, इनहिबिटर्स हो सकते हैं, मीन्स अल्टीमेटली रिएक्शन रेट को अल्टर करे विदाउट इट्स कंजप्शन, ठीक है, खुद कंज्यूम ना हो। तो कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है एक अल्टरनेट पाथवे या रिएक्शन मैकेनिज्म का जो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, और पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को भी कम कर देता है। इसका एक ग्राफ बनता है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का। ये पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन की वो है, कितना रेट है रिएक्शन का कह सकते हो। तो भाई अगर आप कैटलिस्ट यूज़ करोगे तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है यहाँ आपकी
ये आपकी रिएक्टेंट हुए प्रोडक्ट में चेंज आपका, ठीक है। एक केस तो ये है और एक केस है ये। ठीक है, ये दो केस आप देख पा रहे हो। अब इनमें से कौन सा विदाउट कैटलिस्ट है, कौन सा विद कैटलिस्ट है, ये आपको बताना पड़ेगा। जो विदाउट कैटलिस्ट है ऑब्वियसली उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी तो है, ये एक्टिवेशन एनर्जी ही तो है, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। और एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट का क्या काम है, वो पोटेंशियल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, तो साथ में पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को भी तो लोअर करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर अगर ज़्यादा है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी तो ज़्यादा होगी। तो ये हो गया विदाउट कैटलिस्ट। और अगर कैटलिस्ट आपने एक बार डाल दिया तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए हो गई रिएक्शन विद कैटलिस्ट। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये आपके रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके प्रोडक्ट्स। ठीक है, और क्या है इसमें, और कुछ नहीं। ये हो गई। यहाँ से अगर मार्जिन लें, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट और आपकी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट कौन सी हो गई, ये हो गई ई ए विदाउट कैटलिस्ट। ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट थी देखने को, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज कोलिजन थ्योरी। दैट इज कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी हमसे क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी केमिकल रिएक्शंस पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें क्या करते हो आप, रिएक्टेंट्स को एज अ हार्ड स्फीयर मानते हो, एज्यूम करते हो कि एक रिएक्टेंट्स जो है वो हार्ड स्फीयर्स की तरह है। दूसरी स्टेटमेंट आती है इसमें कि सारे जितने भी कोलिजन होते हैं वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होते। इफेक्टिव कोलिजन का क्या मतलब है? इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है जिसमें मॉलिक्यूल्स कोलाइड करें विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट हो रिएक्शन कराने के लिए और उसका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर हो। तो कोलिजन थ्योरी की स्टेटमेंट पहली होती है कि ये एज्यूम करती है रिएक्टेंट्स को एज अ हार्ड स्फीयर्स। दूसरी इसमें चीज आती है, ऑल कोलिजन्स are not effective. Effective collisions are those. Effective collisions ऐसे collision जिसमें sufficient kinetic energy हो प्लस proper orientation हो molecule का। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल मान लो ऐसा है तो दूसरा ऐसा हो, इसमें फिट हो जाए। ठीक है, भद्दा डायग्राम लेकिन समझ आना चाहिए। ठीक है, और क्या चीज़ देखते हो आप इसमें एक इक्वेशन आती है जिसमें आप रेट की इक्वेशन है। इसमें रेट इक्वल होता है पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए आर टी। पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये इसमें इक्वेशन आई है। इसमें पी क्या है? पी है प्रोबेबिलिटी या फिर स्टेरिक फैक्टर। ठीक है,
जो क्या बताता है कि ये प्रॉपरली ओरिएंटेड होने चाहिए मॉलिक्यूल्स। और ZAB क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। तो इसमें P क्या है, P तो है प्रोबेबिलिटी या फिर स्टेरिक फैक्टर, जो आपको बताता है ओरिएंटेशन के बारे में मॉलिक्यूल्स की, डिस्टरबेंस या स्टेरिक फैक्टर। और Z है आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम कितने कोलिजन हुए, पर यूनिट वॉल्यूम कितने कोलिजन हुए। ये चीज़ आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ZAB बताता है, ठीक है। तो इसलिए हम एंड में स्टेटमेंट आए कि कोलिजन थ्योरी आपको यही कंक्लूड करती है कि एक्टिवेशन एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल का, ये दोनों चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि इफेक्टिव कोलिजन हुआ कि नहीं, और अल्टीमेटली रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसी होगी, तेज़ होगी या धीरे होगी, ये भी यही चीज़ डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। कोलिजन थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि ये कंसिडर करती है एटम मॉलिक्यूल को हार्ड स्फेयर्स की तरह, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बस ये इसका एजम्पशन है। और इग्नोर कर देती है उनकी स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को। हो सकता है वो हार्ड स्फेयर्स ना हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो कोलिजन थ्योरी का ये ड्रॉबैक है कि ये इसे हार्ड स्फेयर की तरह करती है। इसे भी लिख लीजिए, ड्रॉबैक क्या है, assume atoms and molecules to be as hard spheres and ignores their structural aspect। ये चीज़। तो इसी के साथ हमने अपना अगला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, केमिकल काइनेटिक्स। आई थिंक ये 1 आवर से ऊपर की वीडियो हो चुकी है। तो आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत ही पसंद आ रही होगी। फिज़िकल केमिस्ट्री के हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, और हर एक चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालें, आई थिंक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे डिटरमाइन करें किसी भी रिएक्शन का, और आपका और भी ऐसी चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा ज़रूर। और इसी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। अगर आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप कोई बात नहीं, आप कोई और चैनल देख सकते हैं, ठीक है। मेरी कोई ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग अपना काम कीजिए। जो सपोर्ट करेंगे भाई, उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू। आप ये चीज़ देखते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे शायद स्टेट्स ऑफ मैटर की क्लास 11th का चैप्टर, दैट कम्स अंडर फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, बाय।